हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब जो हमने ये लॉ स्टडी किया है डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो लेट अस स्टार्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जी ये जो आपका लॉ है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। ज़्यादातर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जैसे सेक्टर्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये लॉ की। डिफरेंट थ्योरीज को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। तो फर्स्ट इज बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन की थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, जो माल्थस ने दी थी, तो उसका भी ये एक तरह का बेस है। ऐसा क्यों है? क्योंकि माल्थस की थ्योरी क्या कहती है कि वो बताते थे कि फूड ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन पे डिपेंड करती है। जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन में इंक्रीज आता है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कहीं ना कहीं पे ऐसा हो जाता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जो प्रोडक्शन हो जाती है फूड ग्रेन्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से ये है कि आप अगर फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करते हो, लेबर को एक फिक्स लैंड पे बढ़ाते जाते हो, तो उससे मिलने वाला जो रिटर्न है वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से प्रोडक्शन कम हो पाती है, लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती ही रहती है, तो हम लोग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है कि एग्रीकल्चर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को अप्लाई करता है। इसी वजह से कोई भी चीज़ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो इस लॉ के इम्पोर्टेंस को समझ सकती है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रेंट। अब रेंट की थ्योरी में भी ये लॉ अप्लाई होता है। ये कैसे? रिकार्डो की जो थ्योरी थी रेंट की वो इसी लॉ पे बेस की जाती थी। फर्स्ट डोज जब हम लेबर और कैपिटल का अप्लाई करते थे लैंड पे, हमें पता होगा कि जो टोटल प्रोडक्शन है, जब हम पहला यूनिट लेबर या कैपिटल का एम्प्लॉय करवा देते हैं तो प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम सेकेंड थर्ड फोर्थ डोसेस को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो प्रोडक्शन उससे कम होना शुरू हो जाती है। यही चीज़ है कि पहली डोज आपको ज़्यादा रिटर्न देती है, सेकेंड डोज उससे कम देती है, तीसरी लगाओगे उससे भी कम मिलेगी। तो फर्स्ट एंड सेकेंड डोज का जो फ़र्क होता है वही रेंट होता है। तो मतलब रेंट की थ्योरी में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी में भी ये बेस बनकर चलता है। जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो भी इसी लॉ पे ही बेस होती है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इम्प्लॉय करवाते हैं, तो वैसे ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली इट्स पर यूनिट शेयर इन टोटल प्रोडक्शन फॉल्स। मतलब जितना शेयर टोटल प्रोडक्शन में लग रहा है वो कम हो जाता है। ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे अप्लाई हो पा रहा है? क्योंकि प्रोडक्शन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कई भागों में। लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर को उसकी वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है। तो इन सभी पर ही फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेबर अगर ज़्यादा बढ़ाते जाओगे उससे मिलने वाली प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसके वेजेस पे भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट इज बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम प्रोडक्शन। कहाँ पे इक्विलिब्रियम हो पाता है? इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस लॉ को लेकर चला जाए तो एक प्रोड्यूसर है वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड कर सकता है, एक इक्विलिब्रियम आउटपुट को डिसाइड कर पाता है। इक्विलिब्रियम कहाँ पर मिलती है? जब राइजिंग मार्जिनल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाए, मार्जिनल रेवेन्यू के। मतलब ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ एवरेज कॉस्ट, जब हम एवरेज कॉस्ट को निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये जो आपका लॉ होता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, ये हमें क्या बताता है कि हमारी ऑप्टिमम आउटपुट हमें कहाँ पर मिल रही है। हम एवरेज कॉस्ट जब निकालते हैं तो हम उसके लोअरेस्ट पॉइंट पे देखते हैं हमें कॉस्ट कहाँ पे कम से कम कॉस्ट मिल रही है। अगर आपकी कॉस्ट कम से कम मिलेगी तो वहीं पे आपका क्या होगा, वहीं पे आपको रिटर्न ज़्यादा मिलते हैं। इसका मतलब यही कि एवरेज कॉस्ट को लेकर हम लोग ऑप्टिमम आउटपुट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर इससे बियॉन्ड अगर हम लोग चले जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं हो पाता। लेकिन इस थ्योरी से एक और चीज़ आपको पता लगेगी कि अगर हम लोग डोसेस ना बढ़ाते जाएं, सिर्फ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर लें,
यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पोस्टपोनमेंट ऑफ द लॉ, तो उसमें मैंने बताया था अगर ये लॉ हमारा जो वेरिएबल प्रोपोर्शंस वाला वो पोस्टपोन हो जाता था, कब होता था, जब हम अपनी टेक्निक में कुछ सुधार कर लेते थे, क्योंकि तब ये लॉ अप्लाई नहीं हो पाता है। इसी वजह से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप लोग टेक्निक प्रोडक्शन की इम्प्रूव कर देते हो, बढ़ा देते हो, तो क्या हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन भी उससे बढ़ना शुरू हो जाएगी, ना कि कम होना शुरू हो जाएगी। और वहाँ पे ये लॉ क्या हो जाता है, पोस्टपोन हो जाता है। मतलब एक थ्योरी से हम दूसरी थ्योरी को बिल्डअप कर पा रहे हैं, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बेसिस ऑफ इन्वेंशंस, ये पॉइंट आपका आ ही गया कि इससे हमें पता लग जाता है कि हमें इन्वेंशंस करनी चाहिए एक इकोनॉमी में, कि डोसेज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आप लोग इन्वेंशंस करिए, नई टेक्निक्स लेकर आइए, ताकि आपको कॉस्ट कम पड़े और उससे जो मिलने वाले रिटर्न्स हैं वो क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। 6th पॉइंट है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे भी देखो इफेक्ट पड़ता है। जो ये लॉ है उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, क्यों, क्योंकि एक चीज़ आपको बताई थी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, रिटर्न्स कम मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। जहाँ पे भी कॉस्ट बढ़ेगी किसी चीज़ को लेने पे, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। रिकार्डो के अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहा है कि ये लॉ इम्पॉसिबल, मतलब रिस्पॉन्सिबल है कि हम एक ही पॉइंट पे खड़े रह जाते हैं इकोनॉमी में, उससे बढ़ ही नहीं पाते, एक स्टेशनरी पॉइंट स्टेट पे पहुंच जाते हैं। इसी लॉ को ध्यान में रखते हुए हमें बार बार इस लॉ को चेक करना पड़ेगा कि कितना ऑप्टिमम प्रोडक्शन हो पा रहा है, वहीं पर हमें क्या है, रुक जाना पड़ेगा, उससे ज़्यादा लेबर या कैपिटल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये लॉ बेनिफिशियल है, ताकि हम चेक करते रहें कि कहाँ पे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल सकती है। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज के लहजे से पढ़ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि ये लॉ स्ट्रेस करता है, ज़्यादातर सिग्निफिकेंस होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी, लेकिन आपने पढ़ा है कि एग्रीकल्चर में ये ज़्यादा फास्टली अप्लाई करता है, पिछले लेक्चर में ही मैंने पढ़ाया था। तो ये लॉ जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो लंबे समय तक तो ये लॉ अप्लाई वहाँ पे नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है जहाँ पर आप कैपिटल को बढ़ा घटा नहीं सकते, वो फिक्स हो जाती है, तब ये लॉ वहाँ पे लागू होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्सिक्वेंटली इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है जो हमारे इकोनॉमी में, उसकी डेवलपमेंट हो रही है, उसको भी देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज़ में भी इस लॉ की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉ इंडस्ट्रीज़ में भी लागू हो जाता है। बेसिस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, देखो माइग्रेशन का मतलब होता है जब यहाँ की लेबर किसी दूसरे कंट्री सिटीज़ में जाना शुरू कर दे, माइग्रेट करना शुरू कर दे। लेस डेवलप कंट्रीज़ या फिर जो ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ क्या होता है, हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है, उनका रोज़गार ही एग्रीकल्चर से चलता है। तो जैसे जैसे एक लैंड पे वो लेबर बढ़ाते जाते हैं, एक फिक्स लैंड पे हम लोग लेबर बढ़ाते जाते हैं, तो जो लेबर की मार्जिनल रिटर्न्स मिलने की जो क्षमता होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। मतलब अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है लैंड लेबर रेशो का। तो डिफ़िकल्ट हो जाता है लेबरर्स के लिए वहाँ पे सरवाइव कर पाना। क्यों ऐसा होता है कि लेबर अगर हम लोग ज़्यादा करते जाएंगे, एक तो बात यह है प्रोडक्शन कम होगी, दूसरी बात ये भी है कि उसको वेजेस भी कम मिलेंगे। तो ऐसा करते करते जो लेबरर्स है उनका वहाँ पे सब्सिस्टेंस करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो उस सिटी कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना शुरू कर देते हैं, माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे उनको ज़्यादा वेजेस मिल सके या फिर थोड़ा कम काम करना पड़े। वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, अगर देखो हमारे पास 10 हेक्टेयर लैंड है, वहाँ हमें 5 लेबर की ज़रूरत थी 10 हेक्टेयर लैंड पे। तो क्या हो जाता है कि 5 लेबर्स को ऑप्टिमम प्रोडक्शन दे रहे थे, अगर आप लोग 10 हेक्टेयर लैंड पे 10 लेबर्स को रख लोगे तो 1 हेक्टेयर लैंड एक लेबर ही एम्प्लॉय कर पाएगा। तो ये बात है कि लेबर जो है उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो जाती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जब हम ऑप्टिमम लेवल से उनको ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो तभी उनकी वेजेस भी कम हो जाती है, हमारी एंड्स मीट नहीं हो पाती, तो उनको दूसरी कंट्री में माइग्रेट करना पड़ जाता है ताकि अपने बेटर वेजेस वहाँ पे वो पा सकें। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंस ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अगर वीडियो पसंद आई हो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।